Hello, hi, and good evening, everybody. Myself Vishali Khurana, and I welcome you all back to our Essay Foundation course. You know what? Most aspirants don't fail essay because they lack knowledge. They fail because they never actually learned how to write. You don't lack knowledge, but you lack answer writing practice. And this is the harsh reality of UPSC preparation. आप लेक्चर्स देखते हो, आप नोट्स पढ़ते हो, यहाँ तक कि आप पीडीएफ्स भी कलेक्ट करते हो, लेकिन जब आप खुद से ऐसे लिखने बैठते हो, योर माइंड गोज ब्लैंक. यू नो वाई? बिकॉज आपको कभी किसी ने हाउ टू राइट सिखाया ही नहीं. आपको मटेरियल दे दिया गया, आपको कंटेंट दे दिया गया, बट हाउ टू राइट पे कभी किसी ने फोकस ही नहीं किया. और यही जगह है जहाँ मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स स्टक हैं. नो डाउट कंटेंट इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप खुद से इतना कंटेंट अगर गैदर करने के लिए बैठ जाओगे तो आई गेस आपका इंपॉर्टेंट टाइम प्रिपरेशन में जो आप प्रीलिम्स और मेंस और एसए की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में यूज कर सकते हो वो कंटेंट ढूंढने में चला जाएगा. तो ये बहुत आइडल है कि आप किसी की हेल्प लो, लाइक यूपीएससी विद वैशाली एसए कोर्स फाउंडेशन की आप हेल्प लो और उस कंटेंट को इजीली पालो. लेकिन उस पीडीएफ और कंटेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस कंटेंट को कैसे यूज करते हो ऐसे लिखने के लिए. बिकॉज व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट इज हाउ यू यूज दिस कंटेंट टू कन्वर्ट इट इनटू द आंसर. और एग्जैक्टली यही मैं आपके साथ पिछली 9 क्लासेस में कर रही थी. मैंने आपको इंट्रो लिखना सिखाया, कंक्लूजन लिखना सिखाया, बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ अंदर के कैसे लिखे जाते हैं, सभी टेक्निक्स आपके साथ शेयर कर दी. आपको मीडिया का डिटेल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया. आप में से बहुत से एस्पिरेंट्स ने मुझे मैसेज करे कि मैम हमें लगता ही नहीं था कि एक ऐसे लिखा जा सकता है. बहुत से एस्पिरेंट्स ने मैसेज किया कि हमें लगता था कि कुछ कोटेशंस लिख लो, कुछ फैक्ट्स, कुछ स्कीम्स याद कर लो और वहां पे जाके टॉपिक के अकॉर्डिंगली जो भी रैंडमली माइंड में आएगा ऐसे लिख देंगे. उन्होंने बहुत अच्छे फीडबैक दिए कि हमें नहीं पता था कि टेक्निक्स यूज करी जाती हैं, हमें नहीं पता था कि हर थीम की एक फ्रेमवर्क तैयार करके जा सकते हैं जिससे हमें एग्जाम हॉल में स्क्रैच से नहीं सोचना पड़ेगा. एंड ऑनेस्टली मुझे आपके रिस्पॉन्सेज देख के बहुत अच्छा लगा. लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी, आप में से बहुत से एस्पिरेंट्स थे जो वीडियोस तो देख रहे थे बट लिख नहीं रहे थे. आप में से बहुत से एस्पिरेंट्स थे जो पीडीएफ कलेक्ट कर रहे थे, मुझे मैसेज कर रहे थे कि मीडिया फ्रेमवर्क की पीडीएफ दे दो, लेकिन वो लिख नहीं रहे थे, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, वो टेक्निक्स को समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे. ट्रस्ट मी, जब आप टीचर को मैसेज करते हो, टीचर को समझ आ जाता है कि एक एस्पिरेंट पीडीएफ ग्रैब करने के लिए, पीडीएफ कलेक्ट करने के लिए आपको मैसेज कर रहा है, या वो सीरियसली आपकी क्लास को अटेंड कर रहा है और वो लिटरली आपसे सीखना चाहता है. बट ट्रस्ट मी, यूपीएससी कभी भी कलेक्शन को रिवॉर्ड नहीं करता. यूपीएससी रिवॉर्ड एग्जीक्यूशन. आप जितना बेटर एग्जीक्यूट करोगे उतनी प्रोबेबिलिटी है कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और आप अपने नाम को टॉप रैंक्स में देख पाओगे. एंड इसीलिए मैंने डिसाइड किया इस इंटायर जर्नी को प्रॉपरली स्ट्रक्चर करने का. आज मैं आपको पूरा कोर्स स्ट्रक्चर के साथ दिखाऊंगी कि क्या क्या फेजेस में हम कितने लेक्चर्स में पूरे कोर्स को खत्म करने वाले हैं. See, वॉचिंग फील्स लाइक प्रोग्रेस बट यूपीएससी रिवॉर्ड्स राइटिंग. आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी, आपको बैठ के उसे लिखना होगा. ये लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है, ये कंटेंट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके बिना तो आप नहीं लिख सकते. लेकिन यहाँ तक आपको रुकना नहीं है, यहाँ पे आपकी आधी जर्नी कंप्लीट होती है. पूरी जर्नी तब होगी जब आप मेरे साथ लगे रहोगे. आगे आप देखोगे किस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर प्लान किया है, पूरा कोर्स प्लान किया है, जिसमें आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे. तो आज हम अंडरस्टैंडिंग से राइटिंग की तरफ मूव करने वाले हैं. पहले फेज में हमने समझने की कोशिश करी. अभी तक मैंने आपका सिंगल टेस्ट भी नहीं लिया, बिकॉज ये पहली फेज जो हमारी थी फाउंडेशन फेज थी. अभी तक 9 क्लासेस में क्लासेस 1 से लेकर 9 तक आपका फाउंडेशन फेज चल रहा था, जिसमें मैंने आपकी नींव को स्ट्रॉन्ग किया और मैं बहुत स्लोली चली, जिससे आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो. किस तरीके से इंट्रो, कंक्लूजन, 5 क्वेश्चन टेक्निक, सब कुछ आपको क्लियर हो. लेकिन आई होप अब आपको अंडरस्टैंडिंग पार्ट क्लियर हो चुका है. लेकिन आप में से बहुत एस्पिरेंट होंगे, अगर मैं उनको कहूं कि क्या 9 क्लासेस पूरी होने के बाद मैं आपको ऐसे का टॉपिक दे दूं, आप कॉन्फिडेंटली लिख पाओगे,
मैं आपको बता सकती हूँ कि अभी आप कॉन्फिडेंटली नहीं लिख पाओगे। अगर आप अपने आप को देखो 0 क्लास पे, जब आपने ये कोर्स स्टार्ट नहीं किया था, उससे बेटर आप लिख पाओगे। पहले तो आप कंप्लीटली ब्लैंक हो जाते थे, लेकिन अब आप, अगर मैं मीडिया थीम से आपको दूंगी, आई एम श्योर आप लिख पाओगे। लेकिन अभी भी आप कॉन्फिडेंटली नहीं लिख पाओगे, ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि अब आपको टेक्निक्स तो समझ आ गई हैं, लेकिन यू लैक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वो जो परफेक्शन आएगी, वो जो कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे कौन सा डायमेंशन उठाना है, कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा एग्जाम्पल, किस तरीके से इंट्रो में एनेक्डोट को यूज करना है, किस तरीके से कंक्लूजन में मुझे रिफ्लेक्शन दिखाना है पूरे ऐसे का, वो प्रैक्टिस से आएगा। तो आज हम सेकंड फेज में एंटर करने वाले हैं, जो अंडरस्टैंडिंग से राइटिंग की तरफ जाता है। अब अंडरस्टैंडिंग पार्ट आपका क्लियर हो चुका है, अब इस फेज में हम राइटिंग पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। तो यहां से जो है अब हमारा लिखने का काम ज्यादा शुरू होने वाला है, और इसीलिए मैं अब इंट्रोड्यूस कर रही हूं सेकंड फेज में वाइस एसे प्रोग्राम। वाइस का मतलब क्या है? राइटिंग इंप्रूवमेंट एंड स्ट्रेटेजी फॉर एसे। यूपीएससी विद वैशाली आपके लिए लेकर आया है वाइस एसे प्रोग्राम, जिसके 4 फेज सिस्टम होने वाले हैं। क्या क्या फेजेस होने वाले हैं? पहला है फाउंडेशन सिस्टम, जो आपने अभी तक क्लास 9 तक देखा। इसमें क्या था? बेसिक था और स्ट्रक्चर था। क्या ऐसे का स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है, यहाँ तक कि हमने इसके लिए भी एक स्पेशल क्लास को कवर किया है। आई वुड से आपने अभी तक मेरी प्लेलिस्ट चेक नहीं करी है तो जरूर चेक करना, और क्लास 1 से इसे अटेंड करना। हमने देख लिया टॉपिक को कैसे चूज करना है, फिर इंट्रो कंक्लूजन किस तरीके से लिखना है, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। देन मैंने आपको मीडिया का फ्रेमवर्क भी डिटेल में समझाया कि जो मैं आगे फ्रेमवर्क दूंगी आपको उनको कैसे यूज करना है। तो ये फाउंडेशन था, इसके बिना आप आंसर राइटिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आप यहाँ तक सिंसियरली आ गए हो, जितना मैंने आपको कहा वो आपने होमवर्क किया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप 50% ऐसे राइटिंग कर चुके हो। अब बची है नेक्स्ट 50%, जो बहुत इजीली हो जाएगी अगर आप रेगुलरली इस कोर्स को फॉलो करोगे। सेकंड जो फेस है हमारा कोर राइटिंग फेस है, जिसमें मैं आपको सभी बची हुई थीम्स का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने वाली हूँ, लाइक हेल्थ, सोसाइटी, वुमेन एंड सो ऑन। अभी मैं आपको कंप्लीट टाइम टेबल दिखाने वाली हूँ कि कितनी क्लासेस होने वाली हैं हमारी, कितनी क्लासेस और क्या क्या कौन सी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। थर्ड फ्रेमवर्क होगा हमारा प्रैक्टिस एंड फीडबैक का। इसमें क्या किया जाएगा? आपके टेस्ट लिए जाएंगे, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, आपको 3 to 4 डे के अंदर अंदर मुझे अपना ऐसे आंसर राइटिंग सबमिट करना होगा, जिसपे आपको डिटेल्ड फीडबैक भी प्रोवाइड की जाएगी। और उसके बाद एक यूट्यूब लाइव क्लास होगी, जिसमें हम क्या करेंगे, उस टेस्ट के मॉडल आंसर को डिस्कस करेंगे कि आपने क्या लिखा और आंसर, मॉडल आंसर आप क्या लिख सकते थे। तो लाइव यूट्यूब डिस्कशन की जाएगी। देन लास्ट स्टेज एडवांस लेवल क्या होगा? ये टॉपर लेवल है। क्या है इसमें? फिलोसफिकल ऐसे, रिफ्लेक्टिव ऐसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप लास्ट ईयर्स के यूपीएससी के ऐसे पेपर्स को देखो तो आई गेस 2019 और 2020 में अगर आप देखोगे तो सारे के सारे ऐसे रिफ्लेक्टिव ऐसे भरे हुए थे। बहुत से एस्पिरेंट्स जो है उसे अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए, क्योंकि वो पहला साल था जब यूपीएससी ने लार्ज अमाउंट में रिफ्लेक्टिव ऐसे क्वेश्चन पेपर में डाल दिए थे। तो फिलोसफिकल ऐसे को किस तरीके से हैंडल करना है, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स को, रिफ्लेक्टिव टॉपिक्स को, जहां पे आपको कोई कोटेशन दे दी जाती है उस पे ऐसे लिखना होता है, वो सबसे लास्ट स्टेज है, एडवांस स्टेज है। ये 3 आपको पहले क्लियर करनी होंगी, तभी आप इस स्टेज पर पहुंच पाओगे। अब आपको इस पूरे कोर्स में क्या मिलने वाला है? आपको डिटेल्ड पीडीएफ मिलने वाली है। जिस तरीके से पीडीएफ आपको मीडिया की असेस कराई गई है, वैसे ही 50 पेज की, 30 से 50 पेज की पीडीएफ हर थीम की आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पेपर में अलग अलग चॉइसेस आती हैं, आपको चूज करना होता है, किस तरीके से टॉपिक को चूज करना है, उसकी पीडीएफ भी आपको जिस तरीके से प्रोवाइड कराई गई, हर क्लास की डिटेल्ड पीडीएफ, हर थीम की डिटेल्ड पीडीएफ
आपको इस कोर्स में प्रोवाइड कराई जाएगी। मॉडल आंसर्स आपको दिए जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, पिछले साल के जो एसए के आंसर्स हैं उनके मॉडल आंसर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, कि जिससे आपको आइडिया लगे कि आइडियली हम किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, लाइव टेस्ट डिस्कशंस की जाएंगी और आंसर का इवैल्यूएशन किया जाएगा। और ये पूरा वाइज प्रोग्राम की अगर हम बात करें, इसकी वैलिडिटी रहने वाली है 1.5 ईयर, 1.5 डेढ़ साल की वैलिडिटी रहने वाली है। जब आप इस कोर्स को इनरोल करोगे तो आपको एक यूनिक रोल नंबर दिया जाएगा और वो आपका डेढ़ साल के लिए एप्लीकेबल रहने वाला है। डेढ़ साल आप मेरे को ऐसे रिलेटेड कोई भी डाउट भेज सकते हो, अपने आंसर को इवेल्युएट करा सकते हो और डिटेल पीडीएफ और वीडियोस आपके लिए असेस कराई जाएंगी। अब मोस्ट एस्पिरेंट्स जो है पीडीएफ्स तो कलेक्ट कर लेते हैं बट कभी लिखते नहीं है, इसीलिए इस कोर्स को इस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है कि आपको पीडीएफ तो मिले ही, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन किया जाए, टेस्ट डिस्कशन की स्पेशल वीडियोस रखी जाए। जो है कंटेंट कलेक्टर्स के लिए नहीं है, जिनका सारा ध्यान होता है कंटेंट को कलेक्ट करने में। ये पूरा कोर्स उसके लिए है जो अच्छे से आंसर राइटिंग करना चाहता है। तो मैं चाहूंगी अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तभी इस कोर्स में एनरोल करना। So if you are a serious aspirant then you know what to do। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो, पूरे कोर्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करी गई है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करके कोर्स के लिए इनरोल कर सकते हो। देन वी विल मूव स्टेप बाय स्टेप टुगेदर। सो आई होप सीरियस एस्पिरेंट्स रेडी होंगे मेरे साथ इस वाइज जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। अब मैं आपको जल्दी से एक बार टाइम टेबल दिखा दूं, क्लास किस तरीके से फ्लो करने वाली है। तो हर वीक हमारी एक क्लास होगी वेंसडे शाम 5 बजे और आपको इस पूरे कोर्स में 19 क्लासेस मिलेंगी, 5 टेस्ट मिलेंगे और ये टेस्ट डिस्कशन लाइव की जाएगी। और पूरे डेढ़ साल के लिए आप कोई भी ऐसे लिख के मुझे भेज सकते हो, उसका इवैल्यूएशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उससे रिलेटेड फीडबैक आपको प्रोवाइड किया जाएगा और डिटेल्ड पीडीएफ हर थीम की, लेट इट बी मीडिया, लेट इट बी हेल्थ, लेट इट बी वुमेन related problems, let it be education, any theme, you will get detailed PDF of framework of 30 to 40 pages। अब आप ये देख सकते हो ऑलरेडी हम 9 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। पहली क्लास में हमने देखा ऐसे पेपर का इंट्रोडक्शन कि कितने मार्क्स का पेपर आता है, कितने वर्ड्स में हमें लिखना होता है। अगर आपने ये क्लासेस अभी नहीं लगाई हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। क्लास 2 में हमने देखा हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। देन हमने लाइव प्रैक्टिस सेशन किया था इंट्रो और कंक्लूजन का, आप देख सकते हो कितना स्लो चले हैं हम फर्स्ट फेज में। देन हाउ टू राइट बॉडी पैराग्राफ 1, देन लाइव प्रैक्टिस सेशन किया हमने बॉडी पैराग्राफ 1 को लिखने का। हर टेक्निक के बाद हमने लाइव प्रैक्टिस सेशन किया है। देन बॉडी पैराग्राफ्स कैसे लिखने होते हैं। देन क्लास 7 में हमने मीडिया थीम को डिस्कस किया, क्या प्रिंसिपल होते हैं, क्या डायमेंशन होते हैं और डिटेल फ्रेमवर्क को किस तरीके से यूज करना है, इसके लिए भी एक अलग क्लास लगाई गई। देन मीडिया का पीवाईक्यू ऐसे प्रैक्टिस किया हमने क्लास 9th में और अभी तक आप फाउंडेशन फोर्स यहाँ पे फेस कंप्लीट करते हो। आज हम सेकंड फेज में जाने वाले हैं जहां पर हम अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम हेल्थ थीम को डिस्कस करने वाले हैं। हेल्थ थीम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। डिटेल्ड फ्रेमवर्क से आपको ऐसे थीम का पीवाईक्यू ऐसे लिखना सिखाया जाएगा, प्रैक्टिस किया जाएगा, साथ में हेल्थ थीम का फ्रेमवर्क। देन हम वुमेन थीम को कवर करेंगे, देन साइंस एंड टेक की थीम को कवर करेंगे। देन क्लास नंबर 14 में आपका पहला टेस्ट लिया जाएगा। इन थीम्स में से आपको 2 ऐसे दिए जाएंगे जो आपको टेस्ट में करने होंगे। तो क्लास नंबर 14 आपका पहला टेस्ट है। तब तक क्लास 13 तक आपको अपना फाउंडेशन अच्छे से बिल्ड कर लेना है। देन क्लास 15 में हम पॉवर्टी एंड एजुकेशन की थीम को कवर करेंगे। क्लास 16 में हम एनवायरनमेंट की थीम को कवर करने वाले हैं। देन क्लास 17 में फिर से आपका टेस्ट होगा। ये जो दोनों थीम हमने कराई हैं इनमें से बेस टेस्ट आपका लिया जाएगा। देन इंटरनेशनल रिलेशन की थीम होगी, इकोनॉमिक थीम होगी। क्लास 20 में फिर से आपका टेस्ट लिया जाएगा। देन रिफ्लेक्टिव एसे, क्लास 21 हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जिसमें हम रिफ्लेक्टिव एसे,
जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है एस्पिरेंट को, उसके लिए हमने 2 क्लास पेयर करी हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है एस्पिरेंट्स को, तो और मैं कुछ हरी नहीं चाहती हूँ, तो 2 क्लासेस में हम रिफ्लेक्टिव एसे को कवर करेंगे। देन लास्ट की 2 क्लासेस में आपके साथ टेस्ट 4 और टेस्ट 5 कंडक्ट किया जाएगा, और आप मेरे को कभी भी डाउट ले सकते हो एसे क्लास से रिलेटेड, अगर आप इसको वाइज कोर्स में इनरोल्ड होगे। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से ये स्पेशली आप लोगों के लिए कोर्स डिटेल में प्लान किया गया है। हर क्लास की जो ऑर्डर भी है वो बहुत सोच समझ के रखा गया है, जिससे कि आप ऑर्डर में चलो, आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो ऐसे कोर्स को समझना और उसको फॉलो अप करना। सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख लेने से, पीडीएफ्स कलेक्ट करने से ट्रस्ट में आपके मार्क्स नहीं आएंगे। अगर आपको लगता है आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है मेरे कोर्स को इनरोल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट्स चाहती हूँ जो इनरोल करें, जो पीडीएफ्स को पढ़ें, और जब मैं उनको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस दूँ, जब वो टेस्ट कंडक्ट किया जाए, तो वो मुझे अपने आइडल आंसर्स भेजें। देन मैं उनके साथ मॉडल आंसर्स को शेयर करूं, उनकी गलतियों को डिस्कस करूं। इस तरीके के एस्पिरेंट्स जो सीखना चाहते हैं, जो गिरना चाहते हैं और फिर उठना चाहते हैं, सिर्फ वही मेरे कोर्स में इनरोल करना, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप सब सीखो। और सिर्फ देखने से आप सब नहीं सीख सकते, आपको प्रैक्टिस करना होगा, और इसीलिए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पे सिर्फ मैं आपको किस तरीके से किया जाएगा नहीं सिखा रही, किस तरीके से किया जाएगा, क्या कंटेंट है वो भी दे रही हूँ, और उसके साथ प्रैक्टिस भी अपने साथ करा रही हूँ। बिकॉज ट्रस्ट मी, अगर एक बार ये कोर्स आपने खत्म कर लिया, यू विल रियलाइज ऐसे कोर्स का हमें जितना डर लगता था इतना मुश्किल नहीं है, रेदर उतना ही ज़्यादा स्कोरिंग है। अब हम करते हैं आज की क्लास की एक्चुअल बात। ये सब तो हो गई कोर्स के बारे में डिस्कशन, जस्ट टू फिल्टर आउट द सीरियस एस्पिरेंट्स। अब हम बात करें तो आज की क्लास में हम हेल्थ थीम की बात करने वाले हैं। अभी तक हमने बात करी मीडिया थीम की, हमने देख लिया इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन कैसे लिखे जाते हैं, मीडिया थीम का फ्रेमवर्क कैसे यूज किया जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हेल्थ थीम के ऊपर कोई ऐसे आए तो आप किस तरीके से लिखोगे। बिकॉज टॉपर्स जो है ऐसे देखते ही लिखना शुरू नहीं कर देते, वो पहले अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक स्ट्रक्चर होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज फ्रेमवर्क आपको एक डायरेक्शन देता है। फ्रेमवर्क आपको क्या प्रोवाइड करता है? एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, एक क्लैरिटी प्रोवाइड करता है, और ऐसे में एक डेप्थ प्रोवाइड करता है। तो फ्रेमवर्क होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी टॉपर होगा वो रेंडमली नहीं लिखने लग जाएगा कि एग्जाम हॉल में गया, जो उसके मन में आया लिख दिया। उसके पास पहले एक डिटेल्ड फ्रेमवर्क होता है जिसका वो यूज़ करता है। अगर आपके पास हेल्थ का फ्रेमवर्क रेडी है तो कोई भी ऐसे आए, आप तैयार होगे ऐसे लिखने के लिए, और यही आपको मेरी क्लास में प्रोवाइड किया जाएगा। हेल्थ को समझने का बेस्ट तरीका क्या है? क्या फैक्ट्स याद कर लेना, स्कीम्स याद कर लेना? नहीं, इस तरीके से आप हेल्थ थीम को नहीं समझ सकते। यूपीएससी में हेल्थ को समझने का बेस्ट वे है उसके प्रिंसिपल्स को समझना। जिस तरीके से हमने मीडिया के प्रिंसिपल्स को समझा था, आज हम हेल्थ के प्रिंसिपल्स को समझेंगे। अगर आपको ये 5 प्रिंसिपल समझ आ गए तो 70% आपका काम हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन समझने रह जाएंगे। तो आखिर ये 5 प्रिंसिपल क्या है हेल्थ के, जिसकी हम बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप प्रिंसिपल समझ गए तो आप किसी भी हेल्थ ऐसे को हैंडल कर सकते हो, और आज मैं आपको वो 5 गोल्डन प्रिंसिपल सिखाने वाली। तो सबसे पहला प्रिंसिपल हमारा आ जाता है असेसिबिलिटी का। यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, क्या हेल्थ केयर लोगों तक पहुँच रहा है? अगर हमारे पास हॉस्पिटल्स ही नहीं है, अगर हमारे पास डॉक्टर्स ही नहीं है, तो पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। क्या आपको पता है इंडिया में रूरल एरिया में लोगों को हेल्थ केयर असेस करने के लिए
5 से 10 किलोमीटर तक ट्रैवल करना पड़ता है, और यहाँ तक कि बहुत बार उनके पास अपने व्हीकल्स नहीं होते। अर्बन एरिया की तरह नहीं है, घर के बाहर 4-4 गाड़ियां खड़ी हैं, जब मन किया निकाला और हेल्थ केयर सर्विस लेकर आ गया। वहां पर उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ता है, उसमें भी 10-10 किलोमीटर दूर ट्रैवल करना पड़ता है हेल्थ केयर सर्विस को लेने के लिए। तो एक रूरल और अर्बन गैप एग्जिस्ट करता है, एक इंडिया में गैप एग्जिस्ट करता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर गैप एग्जिस्ट करता है। तो ये पूरा असेसिबिलिटी का इशू है। हेल्थ सिस्टम तभी सक्सेसफुल है जब इंडिया के लास्ट पर्सन तक भी हम अपनी हेल्थ सर्विस को प्रोवाइड कर पाएं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल, कोई भी टॉपिक आ जाए आपका हेल्थ थीम में से, आपको याद रखना है पहला प्रिंसिपल है असेसिबिलिटी। आप जरूर इसकी बात करोगे कि क्या असेसिबिलिटी है। यह तो हो गया हमारा पहला प्रिंसिपल। अब अगर हम आगे देखें, दूसरे प्रिंसिपल की तरफ चलें, तो दूसरा प्रिंसिपल हमारा हो जाता है अफोर्डेबिलिटी का। ये सेकंड हमारा प्रिंसिपल है। अब हमें हेल्थ केयर मिल भी रहा है, बट क्या लोग उसका खर्चा उठा पा रहे हैं? मान लेते हैं जो पहला हमारा प्रिंसिपल था वो तो क्लियर हो रहा है कि आपके घर के पास हेल्थ केयर हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन क्या आप उस हेल्थ केयर को अफोर्ड कर पा रहे हो? क्या आपके पास उतने पैसे हैं कि आप अपना ट्रीटमेंट करा पाओ? इंडिया में प्राइवेट हेल्थ केयर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और जो लोग पॉवर्टी में हैं, जो लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, एज अ रिजल्ट वो अपना ट्रीटमेंट ही अवॉइड कर देते हैं। वो अपनी बीमारी लेकर घूमते रहते हैं पर अपना इलाज नहीं कराते। क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी हो सकता है कि हो, लेकिन जो उनके पास अफोर्डेबिलिटी है वो नहीं है, वो उसको अफोर्ड ही नहीं करा पा रहे, और हेल्थ उनका और ज़्यादा खराब हो जाता है। बहुत लोग डिले करते रहते हैं अपने ट्रीटमेंट को सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से। और अगर हम बात करें इंडिया में, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इंडिया में बहुत ही ज़्यादा हाई है। इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाया जाए, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रखा जाए, जिससे कि जो लोग पॉवर्टी ड्रिवन है, ज़्यादा पैसे नहीं हैं, वो भी हेल्थ केयर को अफोर्ड कर पाएँ। सिर्फ अवेलेबल होने से कुछ नहीं होगा जब तक लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। क्लियर? अब अगर हम आगे चलें, थर्ड डायमेंशन की तरफ चलें, तो अवेलेबिलिटी। अब पहला जो हमारा प्रिंसिपल था असेसिबिलिटी, मतलब सिर्फ पहुंच होने से भी कुछ नहीं है। दूसरा अफोर्डेबिलिटी, मान लिया जाए कि अफोर्ड भी कर पा रहा है, कोई रूरल एरिया में मान लो कि उसके पास अपना व्हीकल है, वो असेस कर सकता है, इजीली हॉस्पिटल तक पहुंच सकता है। पहले प्रिंसिपल को उसने क्लियर कर लिया, उसके पास अच्छे पैसे हैं, उसके पास अच्छा रिच फार्मर है, अफोर्ड भी कर पा रहा है, लेकिन क्या अवेलेबिलिटी है? अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है? अवेलेबिलिटी का मतलब है कि एक हॉस्पिटल तो बना हुआ है, सरकार ने हॉस्पिटल तो बना दिया और आपके पास पैसा भी है, अफोर्ड भी आप कर सकते हो, लेकिन जब आप उस हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको रियलाइज होता है अंदर कुछ मशीन्स ही नहीं है, अंदर कोई मेडिसिन ही नहीं है, ट्रीटमेंट के लिए जो मशीन्स चाहिए वो ही नहीं है, और यहाँ तक कि इलाज करने वाला डॉक्टर ही नहीं है। तो बेसिकली अगर हम टेक्निकली बात करें तो सिस्टम एग्जिस्ट करता है, हॉस्पिटल एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसको फंक्शनैलिटी में लाने के लिए जो अवेलेबिलिटी चाहिए वो ही अवेलेबल नहीं है। अगर आप WHO का डाटा देखो तो इंडिया में डॉक्टर से पेशेंट का जो रेशो होना चाहिए हम उससे बहुत ज़्यादा नीचे हैं, मतलब कि डॉक्टर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है इंडिया में। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे रूरल एरियाज में डॉक्टर काम ही नहीं करना चाहते, वहाँ की कंडीशंस की वजह से, वहाँ के इन्वायरमेंट की वजह से डॉक्टर्स वहाँ पर टिकते ही नहीं हैं, वहाँ काम ही नहीं करना चाहते। एज अ रिजल्ट अगर असेसिबिलिटी बना भी दी जाए, अफोर्डेबिलिटी भी आ जाए, तो अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, डॉक्टर्स की शॉर्टेज हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप हो जाता है, मशीन्स ही अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। तो हेल्थ का एग्जिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ इनफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल बना देना इनफ नहीं है, उसकी फंक्शनल अवेलेबिलिटी होना इक्वली इम्पोर्टेंट है कि क्या वो हॉस्पिटल फंक्शनली एक्टिव है,
क्या वो इस स्थिति में है कि उससे काम लिया जा सके, क्या वहाँ मशीन्स, डॉक्टर और मेडिसिन अवेलेबल है, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना असेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा थर्ड डायमेंशन था। आई होप आपको क्लियर होगा। प्रिंसिपल था। अब हम नेक्स्ट बात करें फोर्थ प्रिंसिपल की। इट्स अबाउट अवेयरनेस। अब अवेयरनेस का क्या मतलब है? क्या लोगों को हेल्थ केयर के बारे में पता है? अब आप कहोगे कि इसका क्या मतलब है? हेल्थ, लोगों की अवेयरनेस का भी इशू है। लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको क्या डिसीज है, वो किस डिसीज से सफर कर रहे हैं, कब डॉक्टर के पास जाना है, प्रिवेंटिव केयर क्या होता है, इसके बारे में उन्हें नहीं पता होता। और इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम वो लेट हो जाते हैं अपनी डिसीज को डिटेक्ट करने में, और जब तक वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो बहुत लेट हो चुका होता है। तो एजुकेशन स्प्रेड करना, अवेयरनेस फैलाना अबाउट द हेल्थ इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अ हेल्दी सोसाइटी इज नॉट treated, it is prevented through awareness। एक हेल्दी सोसाइटी वो नहीं है जिसका इलाज कर दिया जाए। एक हेल्दी सोसाइटी वो है जिसमें बीमारी फैलने से पहले ही बीमारी को रोक दिया जाए, एजुकेशन के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू। एम आई क्लियर टिल नाउ? तो ये जेंडर गैप खत्म करना, एजुकेशन और अवेयरनेस फैलाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी तक हमने 4 प्रिंसिपल देखे। क्या क्या प्रिंसिपल हैं जो हेल्थ थीम में आपको जरूर मेंशन करने हैं? पहला है कि असेसिबिलिटी, जिसमें अर्बन और रूरल गैप देखा हमने। फिर हमने देखा अफोर्डेबिलिटी, कि क्या अफोर्ड किया जा सकता है। थर्ड हमने क्या देखा? अवेलेबिलिटी, कि फिजिकली तो हॉस्पिटल एग्जिस्ट करता है बट वो फंक्शनली एक्टिव नहीं है। फोर्थ हमने देखा कि अवेयरनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, अब हम अपना लास्ट प्रिंसिपल देखें तो इट्स अबाउट इक्विटी एंड क्वालिटी। इज हेल्थ केयर फेयर एंड गुड? बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है क्या रिच और पुअर दोनों को सेम क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट मिल रहा है? आपको भी आंसर पता है और मुझे भी। रिच कहाँ पर जाता है? प्राइवेट में। पुअर कहाँ पे जा रहा है? पब्लिक में। और दोनों हॉस्पिटल्स को आप कंपेयर करो तो दोनों का एनवायरनमेंट, दोनों की कंडीशंस कंप्लीटली डिफरेंट होती हैं। प्राइवेट में एकदम ऑर्गेनाइज्ड होगा बट एक्सपेंसिव होगा, पब्लिक में फुल ऑन केओस होता है, राइट? तो यहाँ पे एक गैप क्रिएट होता है जो हेल्थ इनइक्वालिटी को दिखाता है कि हेल्थ केयर में भी इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर आपको याद हो, यहाँ पर मुझे बाय चांस अब याद आ गया है तो आई वुड शेयर क्लास 6 की एनसीईआरटी, जब हम एनसीईआरटी कोर्स में डिस्कस कर रहे थे, अगर आपने वो क्लास अटेंड करी है, वहाँ पे हम एक स्टोरी देखते हैं जहाँ पे एक लेडी होती है, आई जस्ट डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम, लेट अस से ललिता। वो क्या करती है, वोटिंग की लाइन में खड़ी होती है और उसे बहुत खुश होती है कि राइट टू वोट मुझे भी है। वहीं उसी लाइन में उसके जिसके घर में वो काम करती है उसकी मालकिन भी खड़ी होती है, जिस स्कूल में उसका बच्चा पढ़ता है उसका प्रिंसिपल भी खड़ी होती है, और वो भी खड़ी होती है। वो देखती है कि हमारी कंट्री में कितनी अच्छी ट्रीटमेंट है कि उसी सेम लाइन में सबको खड़े होना पड़ रहा है, सबके पास बराबर वोटिंग लाइन है। और लेकिन जब वो वोट दे के घर पहुंचती है उसके बच्चे को बहुत तेज बुखार हो जाता है, और तब वो क्या करती है, रियलाइज करती है, जब वो अपना बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाती है, कि उसको पूरा दिन लग जाता है, शाम तक उसका नंबर नहीं आता क्योंकि वो पब्लिक हॉस्पिटल में बच्चे को लेकर गई। तो उसे रियलाइज होता है कि बस वोटिंग लाइन में ही अच्छा लग रहा था, असली में हमारे इंडिया में इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, हेल्थ केयर इनइक्वालिटी है। अमीर का बच्चा 1 मिनट में इलाज करा सकता है और हमें इतनी देर धूप में लाइनों में लगना पड़ता है, तब जाके मेरे बच्चे को बुखार की दवाई मिलती है। तो यहाँ पे ये पढ़कर मुझे वो याद आ गया, और इसी तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। अब मैंने 6th क्लास की एनसीईआरटी से इसे ज्वाइन कर दिया। जब आप ऐसे लिखोगे, हो सकता है आपको भी एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स याद आ जाए, हो सकता है वो आपको ऐसे राइटिंग में एनिक्डोट के काम आ सकते हैं, कुछ रिफ्लेक्शन दिखाने के काम आ सकते हैं। इस तरीके से आपको सब कुछ कनेक्ट करना है, और जब आप बेसिक थीम को समझने लग जाओगे, तो जब आप रट्टा नहीं मारोगे, जब उसे समझने लग जाओगे ना किसी थीम को, कि उसके क्या प्रिंसिपल हैं और वो क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, तो आप देखना आपकी कमांड ऐसे राइटिंग पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगी। फिर आपके
यूं इस तरीके से सोचते ही आपके एनेक्डोट दिमाग में आएंगे, क्योंकि जो एनेक्डोट होते हैं वो कुछ हम रॉकेट साइंस नहीं है। जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको मीडिया थीम में दिए मॉडल आंसर्स के, आपने देखा होगा वो सब आपके आसपास हो रहे थे। बस हमारी सोच डेवलप होती है प्रैक्टिस से, और ये पूरे कोर्स का थीम क्या है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेंगे, साथ में सीखेंगे, साथ में गलतियां करेंगे, लेकिन जब ये कोर्स पूरा होगा तो हर एक स्टूडेंट कहेगा अब मुझे ऐसे आंसर राइटिंग से डर नहीं लगता। क्लियर? अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं। तो ये 5 प्रिंसिपल्स थे जो हमने हेल्थ केयर के डिस्कस किए। अगर आप ये 5 प्रिंसिपल्स को कवर करते हो, आप 90% एस्पिरेंट्स को बीट कर सकते हो, क्योंकि जो फ्रेमवर्क तैयार करके नहीं आ रहा एस्पिरेंट, वो उसके माइंड में जो भी आएगा वो लिखेगा। लेकिन जब ये 5 प्रिंसिपल आपके एस्से में कन्वे होंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि जो बेसिक 5 प्रिंसिपल हैं, जिस हेल्थ थीम जिस नींव पे टिकी है, वो पांचों के पांचों प्रिंसिपल आप अपने एस्से में कवर कर पा रहे हो। तो एस्पिरेंट्स राइट पॉइंट्स, बट टॉपर क्या करता है? एक स्ट्रक्चर लिखता है, रैंडम पॉइंट्स नहीं लिखता, स्ट्रक्चर लिखता है जो एग्जामिनर के दिल पे जाके स्ट्राइक करे और वो कहे कि ये पूरा एस्से मुझे पढ़ना है, और पढ़ने के बाद कहे ये होता है एस्से। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पूरे फ्रेमवर्क को हम कैसे यूज करेंगे? आज की क्लास में मैंने आपके साथ सिर्फ और सिर्फ 5 प्रिंसिपल डिस्कस किया है। अब इसका जो डिटेल्ड फ्रेमवर्क है, जो भी बच्चे इस क्लास कोर्स को इनरोल किए करेंगे उनके साथ शेयर कर दिया जाएगा डिटेल्ड फ्रेमवर्क, जो से 40 से 50 पेज का होगा। जिस तरीके से मीडिया का फ्रेमवर्क शेयर किया गया था, उसी तरीके से आपके साथ जो भी स्टूडेंट्स इस कोर्स में वाइज कोर्स में इनरोल करेंगे उनको ये शेयर कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट वेडनेसडे जब हमारी क्लास होगी 5 बजे, तब हम क्या करने वाले हैं? उस फ्रेमवर्क को डिटेल में समझेंगे और एक मॉडल क्वेश्चन को उठाएंगे। मीडिया के फ्रेमवर्क के बाद आपको पता है फ्रेमवर्क किस तरीके से यूज करना है, वो मैं आपको नहीं सिखाऊंगी। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हेल्थ में डायमेंशंस अलग हैं। जो मीडिया के डायमेंशंस थे वो मोस्टली सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल थे, लेकिन जो हेल्थ के डायमेंशन होंगे वो मेडिकल डायमेंशन होगा, वो टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन होगा, वो पॉवर्टी का डायमेंशन होगा, मतलब सोसाइटी के कंडीशन का सोसाइटल डायमेंशन होगा। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से सिर्फ प्रिंसिपल नहीं बदलते, डायमेंशन का तरीका भी बदल जाता है। सो यूपीएससी रिवॉर्ड वॉचिंग नहीं करता, वो रिवॉर्ड करता है राइटिंग को। तो अगर आप सीरियस हो अबाउट योर प्रिपरेशन, आप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड किया गया है, यहां तक कि आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ओके, आई बी वेरी ऑनेस्ट, यूपीएससी जो है अब एग्जाम जो है नॉलेज का एग्जाम नहीं रह गया है, ये एक्सप्रेशन का एग्जाम रह गया है। सेम कंटेंट है, एक एस्पिरेंट के 130 प्लस मार्क्स आते हैं, एक के 90 प्लस। क्या फर्क है? एक्सप्रेशन का। टॉपर के पास जो कंटेंट होता है वो आपसे अलग नहीं होता है। ये जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, यही कंटेंट होता है टॉपर के पास भी। फर्क क्या है? वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। पहले तो वो किसी कोर्स को इनरोल करके कंटेंट गैदर करते हैं, जिससे कि उन्हें अपना टाइम ना वेस्ट करना पड़े कंटेंट को गैदर करने में। लेकिन वहां तक आपका सिर्फ 50% काम पूरा होता है, क्योंकि अगर आपकी वो पीडीएफ डाउनलोड में पड़ी रहेंगी तो दे आर ऑफ नो यूज। इसीलिए वो लाइव प्रैक्टिस भी करते हैं और आप और मैं मिलके प्रैक्टिस करेंगे। बिकॉज एट द एंड यूपीएससी डोंट सिलेक्ट द एस्पिरेंट, वो नोज द बेस्ट। यूपीएससी सिलेक्ट द एस्पिरेंट्स, वो राइट द बेस्ट। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो और अपना सिलेक्शन चाहते हो, जल्दी से इस कोर्स में एनरोल करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे शार्प 5 बजे। टिल देन टेक केयर।